दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, उम्मीद है। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि हिंदी की उत्पत्ति के बारे में बताया, हमने हिंदी की व्युत्पत्ति के बारे में भी बताया। ये क्रम हमने आपको बताया था। तो आप लोग जो आगे जो देखेंगे वो आगे आपको देखते ही चलना है, और जैसे जैसे आपकी वीडियो चलेगी वैसे वैसे आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा ज़रूर। जैसे कि आप जानते हैं कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम शुरुआत करते हैं, आगे की तरफ हम चलते हैं। तो ध्यान देना है कि हिंदी, देखिए कल हमने आपको क्या बताया था, हिंदी के व्युत्पत्ति के क्रम के बारे में, व्युत्पत्ति के क्रम के बारे में भी हमने आपको बताया। चलिए दूसरी बात, हमने आपको दूसरा क्वेश्चन आपको बताया था कि हिंदी के उत्पत्ति के क्रम के बारे में भी हमने बताया आपको, हिंदी के उत्पत्ति के क्रम के बारे में भी हमने आपको बताया। ये दो क्वेश्चन। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि इसी में आपका थोड़ा सा हमने ये चर्चा किया था, अपभ्रंश और अवहट्ट की बातें भी हमने आपसे चर्चा में किया था। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमने आपको बताया था कि हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। हिंदी की अगर शुरुआत की बात किए तो हिंदी की शुरुआत सिंधु शब्द से मानी जाती है। किस शब्द से मानी जाती है बेटा? सिंधु शब्द से मानी जाती है। अगली बात जो हमने बताया, हिंदी के उत्पत्ति के क्रम के अगर बारे में बताया तो सबसे पहले हमने संस्कृत की बात किया, क्योंकि आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। अच्छा, काल का जो आर्य ने जो विभाजन किया समय का, वो 3 प्रकार से उन्होंने विभाजित किया। कितने प्रकार से किया बेटा? 3 प्रकार से उन्होंने विभाजित किया। 3 प्रकार से उन्होंने इसका विभाजन किया। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से उन्होंने विभाजन किया। देखिए आर्यों के विभाजन की अगर बात किया जाए तो जो पहला विभाजन किया गया था वो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में विभाजन उन्होंने किया था, प्राचीन काल में। दूसरा जो बेटा किया था वो मध्य काल में किया था। पढ़ाएंगे हम सब, जो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आप किताब उठाते हैं, और किताब उठाते ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलना चालू हो जाते हैं। चलिए मध्यकाल, उसके बाद आगे जो आपका क्वेश्चन होगा तीसरा, जो आधुनिक काल होगा। क्या होगा बेटा? आधुनिक काल। क्या होगा? आधुनिक काल। ये 3 काल में इन्होंने विभाजन किया। अच्छा, इनके समय की बात अगर हम करें तो इसमें आपको ध्यान देने की बात ये है कि आर्य अपने यहाँ 1500 BC से 500 BC तक, ये जो इनके बीच का समय था, इस काल को हम प्राचीन काल की संज्ञा देते हैं। किसकी देते हैं बेटा? प्राचीन काल की। अच्छा आगे चलते हैं, जो 500 BC से देखा जाए 1000 AD है बेटा। AD का मतलब ईसवी होता है, AD का मतलब ईसवी, और BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व में, और ईसा मसीह के जन्म के बाद में AD, एन्नो डोमिनी इसे कहा जाता है, जब आपको GS पढ़ाया जाएगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम आधुनिक काल को। आधुनिक काल को जब देखा जाएगा तो ये 1000 ईस्वी है, 1000 AD है, AD का मतलब ईस्वी हो गया, और यह आता कहाँ तक है? टिल डेट का मतलब अब तक बेटा। तो ये जो आर्य काल का विभाजन किया, हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये प्राचीन काल हुआ, ये मध्य आर्य काल हुआ, ये आधुनिक काल हुआ। तो ये तीनों का डिवाइडेशन हुआ है। तो तीनों की डिवाइडेशन में 1500 ईसा पूर्व में आर्य आपके सिंधु नामक स्थान पे आए हुए थे। तो उन्होंने सबसे पहले जो सिंधु शब्द था वो संस्कृत का ही शब्द था, क्योंकि वो आर्यों की भाषा से ही लिया गया है। तो ये आपका है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच का जो काल था ये आपका था। और 500 BC मतलब 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का जो काल था वो मध्यकाल था। और जो 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक जो चल रहा है ये काल होगा। अच्छा, इसको हमने बताया क्यों बेटा? आप ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में जो भाषा आपकी थी वो क्या थी?
बेटा आपकी जो प्राचीन काल की भाषा थी वो संस्कृत थी। क्या थी बेटा? संस्कृत थी। अच्छा, संस्कृत को दो भागों में बांट दिया गया, एक वैदिक संस्कृत हो गया और एक लौकिक संस्कृत हो गया। एक वैदिक हो गया और एक लौकिक संस्कृत हो गया, दो भागों में इसका विभाजन किया गया। अच्छा, वैदिक संस्कृत का मतलब क्या हुआ? वैदिक संस्कृत में आपका वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब के सब जो होते हैं वो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इन लौकिक संस्कृत क्या? लौकिक संस्कृत का मतलब है कि आपके कालिदास, भास, भारवी, दांडी, पाणिनि, ये जो कवि होंगे वो सब के सब इस काल के कवि कहलाएंगे। चलिए दूसरे की बात करते हैं। मध्यकाल में जब हम आते हैं बेटा, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भाषा का विकास वो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये बेटा जो तीन भाषाएं जो थी वो इसमें विभाजित हुई। और आपको आप जानते ही हैं कि ये खूब जानते हैं कि पाली गौतम बुद्ध की भाषा थी। कल हमने क्वेश्चन आपको करवाया था कि देसी भाषा या जन भाषा के रूप में कौन सी भाषा विख्यात है, तो वो पाली है। प्राकृत भाषा महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनकी भाषा थी। अपभ्रंश को ध्यान देना बेटा, अपभ्रंश के बारे में हम चर्चा करेंगे, अभी इसके बाद ही चर्चा करेंगे हम अपभ्रंश क्या होता है। अपभ्रंश ध्यान दीजिए, अपभ्रंश के बारे में भी, अपभ्रंश 6 प्रकार के आपके होते हैं, हम अभी आपको चर्चा करके बताएंगे। चलिए आधुनिक काल की बात करते हैं बेटा। आधुनिक काल को अगर बात किया जाए तो ये 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक जो समय चल रहा है वो आधुनिक काल का है। अच्छा, इसमें क्या क्या? इसमें आपकी हिंदी, उड़िया, बांग्ला, मराठी, ये तमाम प्रकार की जो भाषाओं का जो मतलब वो हुआ, प्रचलन हुआ, तो इसमें हुआ, आधुनिक काल में हुआ। तो चलिए देखिए, ये इसलिए हम आपको बता दिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत जो है वो प्राचीन काल की भाषा है कि नहीं है, तो आप कहेंगे प्राचीन काल में ही सबसे पहले इसका विभाजन हुआ था। अच्छा, दूसरा मध्यकालीन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा विभाजन, आप जानते हैं 583 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है। तो ये जो समय था वो इसी का बीच का समय था। 500 ईसा पूर्व और 1000 ईस्वी के बीच का समय आएगा, मतलब महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जी दोनों आएंगे। अच्छा, चलिए आगे की चर्चा करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो बेटा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे की बात हम करते हैं। आगे की बात इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, किताब आप उठाते हैं और तुरंत आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक, चलिए बेटा आगे ध्यान देना है, आगे आपको ध्यान देना है। हमने आपको बता दिया प्राचीन, मध्य और आधुनिक की बातें। अगली जो बात हम बताने चल रहे हैं, आपको अपभ्रंश की बातें बताने चल रहे हैं। किसकी बातें बताने चल रहे हैं? अपभ्रंश। अच्छा, अपभ्रंश को अगर तोड़ा जाए तो इसमें अप प्लस भ्रंश प्लस संस्कृत का एक प्रत्यय लगा हुआ बेटा, घाई प्रत्यय। क्या लगा हुआ? घाई प्रत्यय। इसका मतलब होता है, अपभ्रंश का मतलब इसमें होता है परिनिष्ठित होता है। क्या बेटा? परिनिष्ठित होता है। क्या होता है? परिनिष्ठित होता है। क्या होता है बेटा? परिनिष्ठित। तो आप जानेंगे और आपको हमने बताया भी है, हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अपभ्रंश से हुई है। बेटा यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपसे, हिंदी में अक्सर आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि अपभ्रंश के वाल्मीकि किसको कहा जाता है? अपभ्रंश के वाल्मीकि कवि की बात किया जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश के वाल्मीकि कवि स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? स्वयंभू को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी रचना है पौमचर्यु। क्या है बेटा? पौमचर्यु इनकी रचना है। अपभ्रंश के वाल्मीकि कवि स्वयंभू जी को कहा जाता है और पौमचर्यु इनकी रचना है। क्या है बेटा? पौमचर्यु है। तो अपभ्रंश में आप देखेंगे, अपभ्रंश जो है वो परिनिष्ठित रूप होता है और अपभ्रंश से यहाँ से क्वेश्चन जो मिला अपभ्रंश के वाल्मीकि के रूप में, तो वह आपका क्या कहलाएगा? स्वयंभू कहलाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हिंदी संस्कृत दोनों चीज़ों को जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे आगामी एग्जाम देना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ जाएं और हम उनको रोज नई वीडियोज प्रोवाइड करते रहेंगे। और उसमें जो भी आपको
ये लगे कि सर ये हमको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और जो हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, ऐसे बंधु, ऐसे मित्र, ऐसे बच्चों से मेरा ये निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि जब आप देखेंगे तो आपको एक सीरियल क्रम से मिलेगा। चलिए आगे की बातें करते हैं। आगे की बात आपको देखते हैं, लेके चलते हैं। अपभ्रंश की बात हो गई। अपभ्रंश 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। पहला अपभ्रंश होता है सौर श्रेणी अपभ्रंश। कौन होता है बेटा? सौर श्रेणी अपभ्रंश। यही अपभ्रंश है। अपभ्रंश का एक नाम सौर श्रेणी था। हमने बताया था हिंदी की उत्पत्ति में यदि अपभ्रंश ऑप्शन में ना हो तो आप सौर श्रेणी को लगाइएगा। अच्छा, दूसरा बेटा है अर्धमगधी। अर्धमगधी है बेटा। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा है मगधी। तीसरा क्या है बेटा? मगधी। और चौथा आपका बेटा इसमें है खश। क्या है बेटा? खश। और पांचवा है व्राचड़। क्या है बेटा? पांचवा व्राचड़। और छठा है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री बेटा। तो ये 6 प्रकार के आपके क्या होते हैं? अपभ्रंश होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अपभ्रंश होते हैं। ये सौर श्रेणी है, ये अर्धमगधी है, यह मगधी है, यह खस है, यह ब्राचड़ है, यह महाराष्ट्री है। तो ये जो आपके 6 प्रकार के अपभ्रंश हैं, इनको आपको ध्यान देना है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है। चलिए बेटा, उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं। इस चीज को भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद हम आपको बेटा लेके चलते हैं आगे। जो हम आपको लेके चल रहे हैं, आपको आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। आगे जो आपका क्रम होगा, आगे आपको हम बताएंगे कि इसमें आपको ध्यान देना। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चनों पर तो आप बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा। आपसे पूछा जाएगा कि भारतवर्ष में, भारतवर्ष अपने देश का नाम बेटा भारतवर्ष है। कभी भारत मत बताया करिए, क्योंकि कोई अगर आपसे पूछे तो भारतवर्ष का नाम दिया करिए। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है बेटा? तो आप जानते ही हैं क्या है? हिंदी है। क्या है बेटा? हिंदी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरा क्या है? भारतवर्ष में सबसे ज्यादा दूसरी बोले जाने वाली भाषा बेटा, दूसरी बोली जाने वाली भाषा का क्या नाम होगा बेटा? बांग्ला। क्या होगा बेटा? बांग्ला। क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्वेश्चन बेटा जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितनी चीजें हम बताते चल रहे हैं क्वेश्चन भी साथ साथ आपको बताते चल रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई चीज समझने में आपको परेशानी ना हो। चलिए तीसरा क्वेश्चन बेटा, तीसरा क्वेश्चन ही है, हिंदी से रिलेट करके है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा कौन बोली जाएगी, तो हिंदी, और दूसरी जो बोली जाएगी बांग्ला। अगर बेटा एक क्वेश्चन और पूछ ले कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा बेटा, क्योंकि इस समय मुद्दा छिड़ा हुआ है, वो है चाइना। क्या है बेटा? चाइना। चाइना की एक भाषा है मंदारिन। क्या है बेटा? मंदारिन। मंदारिन भाषा जो है वहां सबसे ज्यादा बोली जाती है। लगभग यहाँ 70% लगभग बोली जाती है। 70% भाषा केवल मंदारिन बोली जाती है। हम इसलिए बता रहे हैं कि अब दूसरे स्थान पे क्या आएगा? हिंदी आएगा, क्योंकि पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है, इसलिए वहाँ मंदारिन बोली जाती है। अब अपने यहाँ क्या बोली जाती है? हिंदी। अच्छा, अब आप देखिए हिंदी अपने यहाँ, हिंदी का प्रतिशत कितना है? हिंदी का प्रतिशत बेटा लगभग 44% है। कितना है? 44% भारतवर्ष में हिंदी बोलने वाले लोग हैं। लेकिन अगर इसी में आपका जितनी भी अन्य भाषाएं हैं, बांग्ला, उड़िया, तेलुगु, तमिल, सब अगर मिला दिया जाए तो लगभग 75% हो जाती है। कितनी हो जाती है? 75% हो जाती है। तो जो भाषा का औसत होता है ये होता है। लेकिन वहाँ इकलौती भाषा है मंदारिन, जो
70% बोली जाती है। अपने यहाँ कुल मिला करके है, अंतर केवल यही है कि अपने यहाँ मिला करके है, वहाँ केवल और केवल एक है। तो ये अंतर आप जानते रहिएगा। अब अपना क्वेश्चन जो होगा इस क्वेश्चन पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा कौन बोली जाएगी, हिंदी, दूसरी कौन बोली जाएगी, बांग्ला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन जो बेटा बन जाएगा इसी हिंदी से रिलेट करके अगला बन जाएगा। मैं बहुत सारी चीज आपको बताऊंगा क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं, आपको कहीं जाना नहीं बेटा, कहीं घबराना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर बेटा आपसे इस चीज पूछ ले बेटा, ये बताइए हिंदी का वर्तमान में प्रचलित रूप क्या है, प्रचलित रूप क्या है? तो आप बेटा बताइएगा। आपके ऑप्शन में आपका हो सकता है मलयालम भी हो सकता है, केरला भी हो सकती है, खड़ी बोली भी हो सकती है, कौरवी भी, तमाम प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन बेटा ध्यान दीजिएगा, हिंदी का जो वर्तमान में प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है। क्या है बेटा? खड़ी बोली है। इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खड़ी बोली है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा जब हम आपको साहित्य पढ़ाएंगे, तो उसमें ध्यान देना है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो बेटा ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली का प्रथम जो महाकाव्य वो प्रिय प्रवास है। क्या है बेटा? प्रिय प्रवास। और यह किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। केवल बेटा हम हरिऔध ही लिख रहे हैं। अच्छा, इसका बताने का मेरा मतलब ये है बेटा कि जिससे आप रिलेट करते जाइए, आप आसानी समझते जाइए क्या क्या क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। पढ़ाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पढ़ाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन बताना बहुत बड़ी चीज़ है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसा आ रहा है। चलिए इतनी बहुत सारी चीज़ें आपको हमने बता दिया। आप कलम कापी जरूर लेकर बैठा करिए, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलेंगे तो कभी अभी आप फेल नहीं होंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे का हम ये चीज हमने आपको बता दिया। अब उसके बाद जो हम आपको बताने चले बेटा कि हिंदी का भारतीय संविधान में क्या स्थान है। बेटा देखिए, भारतीय संविधान में इसका क्या स्थान है। अब आप खूब जानते हैं कि जब अंग्रेज अपने यहाँ से नहीं जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपने देश को कैसे चलाएंगे, तो उन्होंने एक लिखित संविधान की मांग की, और वही लिखित संविधान जब प्रस्तुत किया गया तब वो छोड़ करके यहाँ से गए। संविधान जो है यह अपने देश या किसी भी देश को चलाने का एक नियम होता है, एक कानून होता है, यही उसका दस्तावेज होता है। भारतीय संविधान एक दस्तावेज है। चलिए भारतीय संविधान में इस हिंदी का क्या महत्व है। अब तो हिंदी मिल गई। और भी क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन और यहाँ से याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बेटा और याद रखिएगा। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, इसको भी याद रखिएगा बेटा, इसको भी याद रखिएगा। बाकी के क्वेश्चन हम आगे ले चलते हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, उदंत मारतंड। यह बेटा प्रकाशित 30 मई 1826 को हुआ था। कब प्रकाशित हुआ? 30 मई 1826 को। कहाँ हुआ था बेटा? कलकत्ता से हुआ था। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। बेटा इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगुल किशोर शुक्ल। कौन थे बेटा? पंडित जुगुल किशोर शुक्ल। एक क्वेश्चन यहाँ से बेटा और बन जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाएगा, 30 मई 1826 को उदंत मारतंड प्रकाशित होता है। कहाँ से? कलकत्ता से। और बेटा अगर आपसे पूछ ले कि बताइए यह वीकली थी या मंथली थी, तो ये आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी। और 30 मई को हिंदी का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित होने के कारण हर 30 मई को एक दिवस मनाया जाता है बेटा, हिंदी पत्रकारिता दिवस। क्या मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है बेटा। कौन दिवस मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता। आगे बेटा देखते हैं कि ये आप ध्यान दीजिएगा, इन क्वेश्चनों पर आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हर 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। और ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाते चलेंगे, क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, क्योंकि इसी से रिलेट करके हम आपको पढ़ाते चलते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। हिंदी का भारतीय संविधान में क्या स्थान है?
देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आपको मैं बार बार कहता हूँ कि ये हिंदी बाय एमडी सर जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है, इसको आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और थोड़ा सा आप बताइएगा कि अगर जहाँ भी कमी हो रही हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ थोड़ा सा आप तेज पढ़ा रहे हैं या क्या पढ़ा रहे हैं या कैसे है। तो इस चीज़ को, परफॉर्मेंस को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही तो मेरी ताकत है, यही तो मेरा हौसला है कि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, यही हौसला है, इसी के बदौलत हम चल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, हिंदी का भारतीय संविधान में क्या स्थान है। तो सबसे पहले देखा जाए कि संविधान दो, देखिए केवल बेटा हम भाषा की ही चर्चा करेंगे, हम जीएस आपको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलिए यहाँ एक मूल संविधान का है और एक वर्तमान की स्थिति है। बेटा संविधान की दो स्थिति है, क्योंकि जब यह बना था तब यह देखिए मूल की बातें थी, और जो आज है वो वर्तमान की है। तो इसको क्योंकि आपका एक गठन आयोग गठित हुआ था जिसका नाम था राजभाषा आयोग, अभी मैं उस पर भी चर्चा करूंगा थोड़ा सा। चलिए मूल संविधान की बात किया जाए तो बेटा मूल संविधान में केवल आपको भाषा से मतलब है। किससे मतलब है? भाषा से, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। अभी हम चर्चा करते हैं उस पर। भाषा देखिए मूल संविधान में बेटा जो भाषा थी वो 14 भाषा का उल्लेख था, लेकिन स्थिति ये है कि आज वर्तमान में यह संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई। कितनी हो गई बेटा? 22। आखिर वो 8 कौन भाषाएं हैं जो जोड़ करके 22 हो गई? आप जानते हैं संस्कृत, हिंदी, उर्दू, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कश्मीरी। इस प्रकार से 14 भाषाएं पहले से वर्णित थी, लेकिन 8 वर्तमान में और जुड़ गई हैं, और ये कुल मिलाकर के 22 है। बेटा ध्यान दीजिएगा, भाषा और बोली में अंतर है, भाषा और बोली में अंतर है। अगर कभी भी आपसे भाषा से क्वेश्चन आता है तो आप 22 लगाइएगा, लेकिन वर्तमान रहेगा तो, और मूल रहेगा तो 14। लेकिन अगर बोली की चर्चा बेटा कहीं अगर कर दिया तो बोली हमेशा 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। मेरे यूपीपी वाले बच्चे, मेरे एसआई वाले, मेरे लेखपाल वाले, मेरे यूपी टेट, सी टेट, जितने भी प्यारे बच्चे हैं, तो वो एकदम ध्यान से देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और मैं जो चीज़ बता रहा हूँ शायद हिंदी में ये सब चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है, हम इसलिए बता रहे हैं कि आप किताब उठाते ही देखते हैं कि हिंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है या इसकी लिपि का उल्लेख कहाँ किया गया, सारी चीज़ें इसी में आप किया जाएंगे। तो केवल हम भाषा की बात करते बेटा, बाकी को आप जानते हैं मूल में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 हो गए हैं। 395 अनुच्छेद थे, यहाँ 460 प्लस हो गए हैं। यहाँ 8 अनुसूचियाँ थी यहाँ। अच्छा अनुसूचियों की बात करते हैं बेटा, इसमें 8 अनुसूची थी। कितनी शेड्यूल्ड थी? 8 शेड्यूल्ड थे। 8 शेड्यूल्ड को बेटा हम थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख दिया कर रहे हैं, इसको आप जानते रहिएगा। तो शेड्यूल्ड, क्योंकि अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है इसलिए लिख दिया कर रहे हैं। 8 शेड्यूल्ड जो है 8 अनुसूची है, लेकिन वर्तमान में यही शेड्यूल्ड बढ़ करके कितनी हो गई है? 22 हो गई। कितनी हो गई बेटा? 22। इसमें भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए 8वीं अनुसूची, यहाँ से क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जाएगा कि भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो बेटा आप बताएंगे 8वीं अनुसूची में। कितनी है? 8वीं में। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको बना देगा कि आप बताइए बेटा कि आपको अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कितनी थी, वो वर्तमान में तो आप मूल में कितनी थी? 14। वर्तमान में कितनी थी? तो 22। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, दोनों को आप कंफर्म करिएगा कि आखिर होगा क्या। चलिए बेटा इसमें ध्यान देना, 8वीं अनुसूची, वर्तमान में 8 अनुसूची थी, मूल में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में मैंने बताया भाषा को उल्लेख किसमें किएगा? 8वीं में। वर्तमान और मूल को देखिएगा, अगर मूल कभी प्रश्न बना देता है तो 14, वर्तमान कभी बनाएगा तो 22 होगा। लेकिन बेटा इसी को आपको बताएंगे कि आखिर 8 वो आई कहां से, मिटा रहे हैं ये आई कहां से, इसी को ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए बेटा, जब आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ, बेटा ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वां अमेंडमेंट जब आपका हुआ
तो 1967 में 1967 में तो इसमें जो जोड़ी जाने वाली भाषा थी वो सिंधी थी। क्या थी बेटा? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। लेकिन जब आपका 71वां अमेंडमेंट हुआ, 71वां 1992 में तो इसमें बेटा एक ट्रिक आप बनाएगा, न म क, इससे आपका न से नेपाली, म से मराठी और क से कोंकणी। बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि नेपाली भाषा को भी देवनागरी लिपि का दर्जा प्राप्त हुआ है, मराठी को भी प्राप्त हुआ है, अगर कोंकणी आपसे पूछे तो कोंकणी बेटा यह किस राज्य में बोली जाती है? तो इसको आप ध्यान, गोवा में बोली जाती है। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में बोली जाती है। चलिए उसके बाद बेटा 92वां जब अमेंडमेंट हुआ 2003 में 2003 में, तो इसमें जो जोड़ी जाने वाली थी, इसकी जो ट्रिक है बेटा BDMS, इससे बॉड मास का सूत्र आपने पढ़ा होगा, ब्रैकेट में मैथ में आपको पढ़ाया गया होगा। तो B से आपका बोडो है। क्या है बेटा? बोडो। D से डोंगरी, म से मैथिली और S से संथाली। बेटा देखिए आपको ट्रिक भी बताते चलेंगे, ट्रिक को भी आपको ध्यान देना है कि ऐसे आप समझते चलेंगे तो आपको आसानी होगी, क्योंकि हमको भाषा की चर्चा करनी है। तो बताइए 14 तो आपके संविधान में उल्लिखित थी पहले से, 14, 1 15, 15 3 18 और 18 4 22 आपके सामने है। ये 22 भाषा है। अगर जिस भी बच्चे को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए आगे की चर्चा करते हैं बेटा। आगे हम अब चलते हैं। ये तो आपका था संविधान में धीरे धीरे स्थान आपका निकल रहा है। अच्छा अब आप देखिएगा बेटा, जो मूल बना था उसमें 22 भाग थे। भाग कितने थे? 22 थे। लेकिन वर्तमान में ये 25 भाग का उल्लेख है। भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें 22 भाग का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि ये 25 भाग हो गया। इसी 22 और 25 के बीच एक भाग आता है जिसका नाम है कि भाग 17। कौन भाग है बेटा? 17। ये भाग जो 17 है, ये जो 17वां भाग है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट किसके लिए? हिंदी के लिए। किसके लिए है? हिंदी के लिए, क्योंकि हम चर्चा केवल हिंदी की कर रहे हैं। हम आपको संविधान नहीं पढ़ा रहे हैं, संविधान में स्थान है उसका, इसलिए उसको बताना पड़ रहा है। ये सारी चीजें आपकी होंगी। चलिए इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं बेटा। देखिए जब आपका भारतीय संविधान का भाग 17 जिसका नाम है राजभाषा आयोग। क्या है बेटा? राजभाषा आयोग है। क्या है मेरे मित्रों? क्या है? राजभाषा आयोग नाम है। अच्छा अगर कोई आपसे पूछे इसी आयोग से हिंदी को कभी राष्ट्रभाषा नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राजभाषा। इसका जो गठन हुआ था वो बेटा 7 जून 1955 को, 7 जून 1955 को इसका गठन हुआ था। और आप ध्यान दीजिएगा, इसका गठन 1955 हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता किए थे, अध्यक्ष जो थे, पूछा जाता है बेटा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बीजी खेर। कौन थे बेटा? बीजी खेर। बीजी। अच्छा जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे कि ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक भी रहेगा, बाल गंगाधर खेर भी रहेगा। बाल गंगाधर इनका नाम भी होगा, इनके आगे खेर लगा है लेकिन उनके आगे तिलक लगा है, तो आपको सही कौन करना है? खेर वाला करना है। कौन वाला करना है? बाल गंगाधर खेर वाला करना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 7 जून 1955 को। कौन अध्यक्ष थे? बीजी खेर अध्यक्ष थे। लेकिन एक चीज और है बेटा, यह आयोग जब गठित हुआ तो इसमें कितने अनुच्छेद का वर्णन किया गया? 343 से 351, 343 to 351 तक। ये जो अनुच्छेद है बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी बार कहा जाए उतना बार ही कम है, क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। हिंदी के लिए कौन सा अनुच्छेद वर्णित है, तो अगर इनके बीच से कोई अगर पूछा जाता है तो आप जरूर बताइएगा, और 343 से 51 रहेगा तो आप जरूर बताइएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा मेरे प्रिय
मित्रों, मेरे प्रिय बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक होगी और आप इसको ध्यान दीजिएगा। कलम कापी लेकर बैठा करिए, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को नोट करते जाइए, और नोट करते जाएंगे तो आपको बाद में समझने में आसानी होगी। बेटा, अब इस चीज़ को ध्यान देते हुए आप पढ़ाई करते रहिएगा। आगामी जो वीडियो होगी इसी से रिलेट अगली वीडियो आपकी होगी, ठीक है। आज देखिए पर्यायवाची आपका छूट गया, थोड़ा सा मतलब टाइम शॉर्ट था, इसलिए कल के वीडियोज में हम आपको पर्यायवाची लिखाएंगे। ये कार्यक्रम आपका चलता रहेगा, ठीक बेटा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू।